हेलो गाइस। हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबके। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो पर यार आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा था काफ़ी लोगों का, तो मुझे लग रहा है कि ये सीरीज जो है हमारी पिछले साल की जैसे इस साल भी जो है वो सक्सेसफुल होगी। तो जीव जगत का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे और फर्स्ट पार्ट में हमने देखे थे 20 क्वेश्चंस। आज हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट में भी हम देखेंगे 20 क्वेश्चन। हर पार्ट में हम 20 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपका 20 से 25 मिनट की वीडियो रहेगी। आउट ऑफ 20 आपका क्या स्कोर रहता है लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दो तीन कमियां बताई स्टूडेंट्स ने कमेंट करके, उन कमियों को आज की वीडियो में हम पूरा करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। कल की वीडियो का जो पीडीएफ है वो इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, स्टडी स्किल सक्सेस नाम से है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, रेगुलर के रिगार्ड क्लास के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स रहेंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे, और आपके जो डाउट्स है वो भी आप मेरे से यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक प्रजाति के लिए सत्य नहीं है। तो रॉन्ग वन आपको बताना है, 2005 में पूछा गया था। नंबर एक प्रजाति के सदस्यों में अंत्य प्रजनन हो सकता है। एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रवाह नहीं होता। प्रत्येक प्रजाति अन्य प्रजाति से प्रजननात्मक रूप से पृथक होती है, या फिर एक प्रजाति के सदस्यों के बीच विभिन्नताएं होती है। ए, बी, सी या फिर डी आंसर कीजिएगा। कल एक स्टूडेंट का डाउट था कि आप टाइम नहीं देते क्वेश्चन के बाद हमें आंसर करने को लेकर, तो लीजिए टाइम लीजिए और आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैं टाइम इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं सोचता हूं कि जब तक मैं पढ़ रहा हूं तब तक आप चूज कर ले। क्लियर है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रवाह नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा यार, ये बिल्कुल गलत बात है कि एक प्रजाति की आबादी में जीवन प्रवाह नहीं होता। तो आंसर आपका राइट का आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि एक जो जनसंख्या होती है, जो पॉपुलेशन होती है, उसमें जीन ट्रांसफर भी होता है, यानी कि जीन स्थानांतरण भी होता है और जीन का प्रवाह भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात कीजिए। नेक्स्ट है फिनेटिक वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है। लैंगिक लक्षणों पर, ये 3 और 4 में रिपीटली पूछा गया था। जीवित जीवों के पूर्वजों की लाइनेज पर, जीवित जीवों के बाह्य लक्षणों पर, या फिर डीएनए के लक्षणों पर आधारित डोंडोग्राम पर। आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक लक्षणों पर। तो फिनेटिक वर्गीकरण जो है वो लैंगिक लक्षणों पर आधारित है, ठीक है। जो दृश्य लक्षण होते हैं या फिर जो लैंगिक लक्षण होते हैं इन पर आधारित है। उसके बाद आता है हमारा जातिवृत्तीय वर्गीकरण। एक जातिवृत्तीय वर्गीकरण भी होता है ना, उसकी जो पद्धति है वो जीवों के जातीय संबंधों पर आधारित है। वो तो नाम से ही डिपेंड वो एक्सप्लेन हो रहा है, जातिवर्तीय है तो जाति पर ही आधारित होगी। क्लियर। नेक्स्ट, जैव वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। नंबर एक, कोशिकीय लक्षण के आधार पर जीवों की पहचान तथा वर्गीकरण में उसका स्थान। नंबर दो, बाह्य संरचना के लक्षण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। नंबर तीन, जीवों के विभिन्न टैक्सा की सीमा निर्धारित करना तथा उनके बीच संबंध स्थापित करना। या फिर नंबर चार, जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के इतिहास के आधार पर और अध्ययन के सभी क्षेत्रों के पैरामीटर के आधार पर उसका फाइलोजेनी स्थापित करना। आंसर कीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जीवों का जो वर्गीकरण है वो जैव विकास के इतिहास पर और अध्ययन के सभी क्षेत्र के पैरामीटर के आधार पर उसका फाइलोजेनी स्थापित करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जैव वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य रहता है, मुख्य एम रहता है, ठीक है। मुख्य जो जैव वर्गीकरण आता है, जो जैव वर्गीकरण होता है ना, जीवों का वर्गीकरण, इसमें होता क्या है। तो इसमें बेसिकली जो जीवों की विविधता होती है और उसमें तुलनात्मक और जो जैव संबंध होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। किन किन की स्टडी की जाती है, विविधता हो गई, उसके अलावा जो तुलनात्मक और जैव संबंध हो गए आपस में, उन सभी की स्टडी की जाती है किसके अंदर, जीवों के वर्गीकरण के अंदर।
या फिर आप बोल सकते हैं जैव वर्गीकरण के अंदर। नेक्स्ट, जाति को कहा जा सकता है वर्गीकरण की वास्तविक इकाई जो टैक्सोनॉमिस्टों ने दी, वास्तविक मूल वर्गीकरण की इकाई, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, या फिर मानव के दिमाग की कोरी कल्पना जिसे ठीक से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। आपको पता है जाति जो है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी और सबसे मूलभूत इकाई है। वर्गीकरण जो जाति जो है वो सबसे छोटी है और सबसे मूलभूत इकाई है वर्गीकरण की। और ये क्या है? ये एक प्राकृतिक जीवों का समूह है। जो प्राकृतिक जीव होते हैं ना, प्राकृतिक जीव, उनका एक ग्रुप है, उनका एक समूह है, और इनका जो है वो आपस में प्रजनन होता है। इनमें क्या हुआ? आपस में प्रजनन होता है और फिर आगे की आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अपना राइट होगा, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट है, 5 संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? 5 संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? मैं सबसे पहले आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक मैं 5 जगत जो लिख देता हूं वर्गीकरण के। ठीक है, सबसे पहला आपका है कोशिका की संरचना की जटिलता। कोशिका की संरचना की जटिलता। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नंबर 2 पर आपका है शारीरिक संरचना की जटिलता। शारीरिक संरचना की जटिलता नंबर 2 पे आता है। नंबर 3 पर आता है पोषण की विधियां। ये 5 जगत है आपके, याद कीजिएगा इनको। पोषण की विधियां मैं बोल रहा हूं, अगर समझ नहीं आ रहा तो वैसे लिख लीजिए। पारिस्थितिकी जीवन शैली। और नंबर लास्ट आपको बताया जाति वृत्ति या संबंध। ये 5 आपके जगत है, और इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पोषण की प्रकृति। 5 संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार, इन ये 5 ये जो संघीय वर्गीकरण है इनका मुख्य आधार क्या है? तो पोषण की विधियां या फिर पोषण की प्रकृति, ये इसका मुख्य आधार रहेगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक जाति के जीवों के लिए क्या सत्य है? एक ही निकेत में रहते हैं, एक आवास में रहते हैं, आपसी सह प्रभाव होता है, या फिर विभिन्न आवासों में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, आपसी सह प्रभाव। आपसी सह प्रभाव एक राइट आंसर होगा। एक ही जाति के जो जीव है वो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपस में प्रजनन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है? वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है? जाति, प्रभाग, वर्ग या फिर कुल? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जाति। जाति जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जाति जो है वो सबसे निचली कैटेगरी है, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, सबसे निचली कैटेगरी है। इसके अलावा आपका आता है वर्ग। तो वर्ग वो कैटेगरी है जिसमें एक या फिर एक से अधिक जो गण होते हैं समान लक्षण वाले। इसमें क्या रहते हैं? इसमें गण रहते हैं, इसमें गण होते हैं, लेकिन उन गणों का लक्षण क्या होगा? उन गणों का लक्षण जो है वो समान होगा। इसके बाद आपका आता है कुल। तो
कुल की अगर बात की जाए तो इसमें एक या फिर एक से ज्यादा वंशज रहते हैं, इसमें वंशज रहते हैं। नेक्स्ट आपका बचता है प्रभाग, तो इसमें एक से अधिक जो है वो वर्ग होते हैं, एक से अधिक जो है वो वर्ग होते हैं, और जाति जो है वो सबसे निचली कैटेगरी है, और इसमें एक से अधिक गण रहते हैं। तो गण तो अपना वहां रह गए, तो ये सबसे निचली कैटेगरी है आपकी जाति। ठीक है, नेक्स्ट, जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है, जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है जीवित जीवों की उत्पत्ति की व्याख्या करना, जीवित जीवों के विकास को ट्रेस करना, जीवित जीवों का नामकरण करना, या फिर अज्ञात जीवों को की पहचान करना। जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य, जब हम उसका वर्गीकरण करते हैं तो उसका मेन एम क्या रहता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो सबको पता है, अज्ञात जीवों की पहचान करना इसका राइट आंसर होगा। अब जब हम अलग अलग कैटेगरी में इनको डाइवर्सिफाई करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इसकी उत्पत्ति की व्याख्या होती है, वो तो एक जीव से भी हो सकती है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, या फिर इनको ट्रेस करना भी इनका मेन मोटिव नहीं रहता। नामकरण तो वैसे भी कर ही दिया जाता है एक अलग समूह का, तो ये भी एक मेन मोटिव नहीं रहता। तो मेन मोटिव रहता है अज्ञात जीवकों की पहचान करना। कभी कभी आप एक क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि चार ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन आए, ये जरूरी नहीं, ये मन में बिल्कुल मत रखिएगा। ये भी आप देख के ऑप्शन कर सकते हैं कि कौन सा गलत है। अगर इसमें से दो भी आपको, देखो नामकरण करना एक बिल्कुल नहीं लग रहा, उत्पत्ति की व्याख्या करना नहीं लग रहा, तो इन दोनों में अगर आपको चूज करना हो तो इन दोनों में भी आप तुक्का लगा के चूज कर सकते हैं, 50-50 चांसेस होंगे। लेकिन अगर चारों में आप तुक्का लगाने जाओगे तो आपके चांसेस कितने हैं? 25%। तो ये इस थोड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। जरूरी नहीं क्वेश्चन आपको आए, क्वेश्चन गलत भी आप चूज कीजिए कि गलत आंसर कौन सा है, उसके बाद आप अपना सही आंसर डेफिनेटली आराम से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक वर्गीकरण का निकाय जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है, वो कौन सा है? कृत्रिम निकाय, सिंथेटिक, प्राकृतिक निकाय, या फिर जातिवर्तीय? एक वर्गीकरण का निकाय जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है, क्या बोलते हैं? प्राकृतिक निकाय। क्या बोलते हैं इसे? प्राकृतिक निकाय बोलते हैं। ठीक है, जो कृत्रिम पद्धति है, इसकी कृत्रिम पद्धति की बात करें, इसमें एक या फिर एक से अधिक लक्षणों, ये एक या फिर एक से अधिक लक्षणों की तुलना पर आधारित होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी नेचुरल आ जाती है प्राकृतिक। ठीक है, ये पूरी की पूरी प्रकृति पर आधारित है। उसके बाद आपकी आ जाती है जातिवर्तीय वर्गीकरण। इस पद्धति को जो है जूसिया ने प्रस्तावित किया था। प्रस्तावित किसने किया था इस पद्धति को? इस पद्धति को जो प्रस्तावित किया था वो किया था जूसिया ने। इसमें जीव और जो जीव के बीच जैव के विकास संबंध है उसको निर्धारित किया जाता है जातिवर्तीय पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्राकृतिक निकाय। नेक्स्ट, 5 संघ के वर्गीकरण पद्धति में किसी एक संघ में नीले, हरे शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु तथा मिथोजेनिक आर्की जीवाणु आते हैं। फंजाई, प्लांटी, प्रोटिस्टा, या फिर मोनेरा? एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलने वाली है, मतलब वीक में 4-5-6 आपको मिलती रहेगी। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा। मोनेरा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोनेरा की अगर बात की जाए तो मोनेरा में कौन कौन से आते हैं? ठीक है, मोनेरा में कौन कौन से आते हैं? जीवाणु हो गए, जीवाणु मोनेरा में आते हैं। इसके अलावा नीले, हरे शैवाल हो गए, नीले और हरे शैवाल हो गए, ये भी मोनेरा में आते हैं। ये रसायनो बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, ये भी आपके मोनेरा में आते हैं। तो इनको याद कर लीजिए यार, किस
जगत में कौन से आते हैं, किस संघ में कौन से आते हैं, ये डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो इसको याद करके चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वे जातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं, सिबलिंग, सिंपैट्रिक, एलोपैट्रिक या फिर नियोपैट्रिक, क्या बोलेंगे उन्हें? तो इसका राइट आंसर होगा एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक इसका राइट आंसर होगा। एलोपैट्रिक किसे बोलेंगे? वो जातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है उन्हें एलोपैट्रिक बोलेंगे। सिबलिंग किसे बोलेंगे? सिबलिंग किसे बोलेंगे? याद करिए, हम आपस में जो सिबलिंग्स बोलते हैं वो किसे बोलते हैं? तो इसका जैसे रिटर्न में हमें आंसर देना हो तो कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि दो या दो से अधिक जातियां जो आपस में प्रजनन नहीं कर सकती लेकिन बाह्य संरचना में काफी समान होती है। जैसे कि हम अपने सिबलिंग्स होते हैं ना फैमिली में, उसी प्रकार से आपस में लगभग समान दिखते हैं यार, क्योंकि एक ही खून के होते हैं, ठीक है। तो वो दो या दो से अधिक जाते हैं जो आपस में प्रजनन नहीं कर सकती है लेकिन बाह्य संरचना में काफी समान होती है, उसे हम सिबलिंग बोल सकते हैं। अब सिंपैट्रिक भी आता है हमारा एक, तो सिंपैट्रिक हम बोलेंगे वे जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए और आपस में प्रजनन नहीं कर सकते उसे सिंपैट्रिक जाति कहते हैं। एक ही भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में। यहाँ पर क्या था कि दो या दो से अधिक जातियां जो बाह्य संरचना में आपस में समान है लेकिन प्रजनन नहीं कर सकती। लेकिन सिंपैट्रिक में हम क्या बोलेंगे कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए जो प्रजनन नहीं कर सकती उन्हें हम सिंपैट्रिक बोलेंगे। एलोपैट्रिक हम बोल सकते हैं, बता दिया एलोपैट्रिक तो वे जातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है। नियोपैट्रिक क्या होता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। कमेंट कीजिए, किया कीजिए यार, आपको भी याद होगा। अब वो कभी ना कभी ना जब एग्जाम में बैठे होते हैं तो स्ट्राइक करता है कि यार हमने उस वीडियो में कमेंट किया था ये तो, और ये क्वेश्चन आ गया। तो इसी प्रकार से कमेंट करते रहिए, आपकी मतलब ये एक इमेजेस फोटोसिंथेटिक मेमोरी होती है हमारी, ये याद रह जाती है कभी ना कभी और कभी ना कभी याद ही आ जाती है, ठीक है। तो कमेंट करते रहिए। नियोपैट्रिक क्या होता है कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा नियोपैट्रिक, अगर नहीं पता तो गूगल करके लिखिएगा बट लिखिएगा जरूर। एक सिंपैट्रिक जनसंख्या जो बाह्य संरचना में समान लेकिन उनके बीच आपस में प्रजनन नहीं होता। अभी मैंने बताया ना सिंपैट्रिक एक भौगोलिक पूरे भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली, ठीक है, जनसंख्या जो बाह्य संरचना में समान लेकिन उनके बीच आपस में प्रजनन नहीं होता उसे हम क्या बोलेंगे? चिल्नस, डीमस, क्लोन या फिर सिबलिंग जाति। सिबलिंग तो नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं? एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जातियां जो प्रजनन नहीं कर सकती, तो क्या बोलेंगे? सिबलिंग ही तो बोलेंगे। अब सिबलिंग का ये तो जरूरी नहीं है, अब ये जरूरी है कि आप यहाँ रह रहे हो तो आपके चाचा जी या फिर आपके जो चाचा जी, मान लीजिए चाचा जी, अंकल हो गए, अंकल किसे भी बोल सकते हैं, चाचा, मामा, जरूरी है कि इनके लड़के लड़कियां भी आपके साथ ही रहे? जरूरी नहीं है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि चाचा जी अगर राजस्थान में रह रहे हैं तो मामा जी हमारे हरियाणा में रह रहे हैं, ये भी तो पॉसिबल है ना। तो एक ही भौगोलिक में क्षेत्र में रहने वाले ऐसे जो समान तो है लेकिन आपस में प्रजनन नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा? उनको हम सिबलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर भी यही पूछा है, एक सिंपैट्रिक जनसंख्या जो बाह्य संरचना में समान है लेकिन इनके बीच आपस में प्रजनन नहीं होता, तो सिबलिंग जाति इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द्विपद नाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई? इजी है यार, कैरोलस लीनियस, ये तो टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। कैरोलस लीनियस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लैटिन भाषा में लिखा जाता है। वंश जाति दो प्रकार के इसमें होते हैं। नेक्स्ट, जाति जैव विकास की इकाई है, जैव विकासीय इतिहास के वृक्ष की इकाई है, जैव विकास का विशेष वर्ग है या फिर जैव विकास से संबंधित नहीं है? ए, बी, सी या फिर डी? जाति है क्या? तो राइट आंसर होगा जे, ऑप्शन नंबर ए, ये जैव विकास की एक इकाई है, मूलभूत इकाई है जैव विकास की। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35, जाति वृत्तीय वर्गीकरण आधारित है, उपयोगी पद्धति, स्वभाव, संपूर्ण समानता या फिर सामान्य जैव विकासीय वंशज में, किस पे आधारित है?
जो प्रथम जातिवृत्तीय वर्गीकरण है वो किसने दिया था? एडोल्फ एंगलर ने दिया था। याद है? एडोल्फ एंगलर ने प्रथम जो जातिवृत्तीय वर्गीकरण है वो एडोल्फ एंगलर ने दिया था। एडोल्फ एंगलर भी थे, मेनली इनका नाम लिया जाता है, लेकिन इसके एक सहयोगी भी थे, कार्ल पांताल। कार्ल पांताल जो है वो इसके एक सहयोगी भी थे। तो इन दोनों ने मिलकर जो जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति है, प्रथम जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति है, उसको दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? जातिवृत्तीय वर्गीकरण किस पर आधारित है? सामान्य जैव विकासीय वंशज पर। जैव विकासीय वंशज पर ही आधारित है, तभी वो जातिवृत्तीय बनता है। नेक्स्ट आपका द्विनाम पद्धति में 2 शब्द होते हैं, अभी बता के गया मैं, अभी बताया था ना, वंश और जाति। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्विनाम पद्धति है। ये भी पूछा जाता है द्विनाम पद्धति किस भाषा में लिख सकते हैं? क्या किसी भाषा में भी हो सकती है? नहीं, और सिर्फ लैटिन भाषा में होती है, और इनके अक्षरों को जो है ऐसे आड़ा लिखा जाता है। कभी देखिएगा आपको मिले तो, ठीक है। बिना जातिवृत्तीय के वर्ग की बिना मांस की हड्डी के समान है, ये किसने कहा था? बिना जातिवृत्तीय के वर्गी की बिना मांस की हड्डी के समान है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था 1994 में आया था क्वेश्चन, तख्ताजन ने। तख्ताजन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ है एक नाम 2 वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया हो, एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना हो, 2 नाम, एक लैटिनाइज दूसरा आदमी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 2 क्वेश्चन हम इसके रिगार्डिंग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको एलेबोरेट करते हैं। 2 नाम, एक लैटिनाइज दूसरा आदमी का। अब भी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा? वंश तथा जाति का होता है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बिल्कुल गलत होगा आपका। अगर ये गलत है तो ये भी गलत है। नहीं, ये गलत नहीं हो सकता, सॉरी, मुझे लगा वो है कि, ठीक है, ये गलत है। एक नाम 2 वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया हो, एक ही नाम 2 वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया हो, तो उसे द्विनाम पद्धति नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। बी और सी में से तुक्का लगाना है, इनमें से कोई नहीं तो आप मोस्टली मत ही लगाइएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना हो। अगर पता है तो बिल्कुल बढ़िया है, अभी बता के आता हूं, एक ऐसा नाम जो वंश तथा जाति द्विनाम है ना, तो इसे ही बोलते हैं हम द्विनाम पद्धति। ऑप्शन नंबर बी। लीनियस को किस लिए क्रेडिट मिलता है? द्विनाम पद्धति के लिए, बायोजेनेसिस के सिद्धांत के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के आविष्कार के लिए, या फिर रुधिर परिसंचरण की खोज के लिए? लीनियस, कैरोलस लीनियस, द्विनाम पद्धति के लिए। तो द्विनाम पद्धति को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसे भी याद करके चलिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, परिभाषिक शब्द संघ जो फाइलम है वो किसने दिया था? क्यूवियर, हैकल, थियोफेस्ट, या फिर लीनियस? चलो एक हिंट देता हूं, इनको जीवाश्म विज्ञान के पिता कहा जाता है। इनको जीवाश्म विज्ञान के पिता कहा जाता है, जिन्होंने फाइलम दिया था। कौन है? क्यूवियर। क्यूवियर जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, और क्यूवियर को जीवाश्म विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। ये रहे आज के 20 क्वेश्चन। आउट ऑफ 20 आपका स्कोर क्या रहा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज का सेशन कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ रह जाती है कमियां, आपको लगता है कि कुछ और इसमें ऐड ऑन किया जाना चाहिए, तो बेझिझक यार आप मेरी हेल्प कीजिए, आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा अगले पार्ट में उसको ऐड करने की। अब पिछले पार्ट में जैसे कि स्टूडेंट्स ने बताया कि इसमें थोड़ा टाइम दीजिए हमें अटेम्प्ट करने को लेकर, तो इसमें हमने कोशिश की है मैंने कि आपको थोड़ा टाइम मिले जिससे कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोज रात 8 बजे आपको ये वीडियो जो है मिल जाया करेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।